हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका सुनील सर आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि हम पढ़े थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। चलिए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखो आपको क्या देख लिया था। हमने भोजन के घटकों के बारे में देख लिया कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के बारे में देख लिया। फिर हमने ये भी कहा था कि भोजन के अंतर्ग्रहण की अलग अलग प्राणियों में अलग अलग विधियों से किया जाता है। फिर हमने मानव में पाचन तंत्र के बारे में बात की थी, जिसमें बात की थी हमने अंगों और ग्रंथियों की। उसमें हमने देखा था कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। इसमें मुख गुहिका, छोटी मुख गुहिका है, ग्रासनली है, ग्रसिका है, आमाशय है, क्षुद्रांत्र है, प्रदांत्र है और आपका मल द्वार है। इसके बारे में हमने देखा था। ये तो आपका क्या है, पाचन के अंग है। ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां देखी थी। ग्रंथियों में आपकी जैसे आपका अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और एक लार ग्रंथियां हैं। ये जो आपके मानव के अंदर काम करते हैं। इसको हमने एक वीडियो के द्वारा, डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, आइए जरा एक एक अंग को डिटेल से देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मुख और मुख गुहिका की। तो ठीक है, तो मुख और मुख गुहिका हम क्या करते हैं, भोजन का क्या अंतर्ग्रहण करते हैं। जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये क्या आपके दांत यानी टीथ होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि आपके मुंह में कितने टोटल कितने दांत होते हैं, आपके 32 दांत होते हैं, जो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर बात करो टाइप्स की, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से, नंबर 1 कर्तन, नंबर 2 रंध्रनक, तीसरे होते हैं अग्रचूर्णक और 4 नंबर होते हैं चूर्णक। ठीक है, आपके ये 4 टाइप के जो होते हैं आपके मुख के अंदर, ये जो बक्कल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, टीथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के टीथ होती हैं और ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने के लिए काम में आते हैं, इसके छोटे टुकड़े करने के लिए काम में आते हैं। बात को मैं यहाँ संख्याओं की, तो आपके कर्तनक दांत कितने होते हैं संख्याओं में, कर्तनक दांत 4 होते हैं। रंध्रनक आपके कर्तनक दांत 8 होते हैं, 4 नहीं। कर्तनक कितने होते हैं, कर्तनक दांत आपके टोटल 8 होते हैं, 4 + 4। ठीक है, टोटल 8 होते हैं। रंध्रनक आपके 4 होते हैं। अगर चूर्णक भी 8 होते हैं और ये चूर्णक जो होते हैं आपके 12 दांत होते हैं। टोटल मिला कितने दांत होते हैं, 32 दांत। ठीक है, 32 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर मैं बात करूं कि काम क्या क्या करते हैं, तो आपके जो कर्तनक दांत है, बात करूं इसको, जो आगे वाले कर्तनक दांत कैसे कहते हैं, देखो यहाँ पर देखिए आप दांतों के बारे में। ये इस ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, कौन सा ऊपर वाला जबड़ा, ये कौन सा हो गया, नीचे वाला जबड़ा। जरा उसमें दांतों को देखते हैं हम। आइए, जैसे मैं देखो कर्तनक दांतों के बारे में, तो ये देखो ऊपर वाले सबसे आगे वाले 4, 1 2 3 4, और नीचे वाले भी सबसे आगे वाले 4 3 4। ये तो क्या कहलाते हैं आपके, कौन से होते हैं, नंबर 1 वाले कौन से, कर्तनक। ठीक है, आगे बात करो नंबर 2 की। ठीक है, 2 नंबर में कौन से आएंगे, रंध्रनक। 2 नंबर रंध्रनक कौन से होते हैं, टोटल 4 होते हैं। एक तो यहाँ और एक यहाँ, एक और एक 2, यहाँ तीसरा और ये 4। ठीक है, ये टोटल कितने होते हैं, 4। और ये कितने होते हैं आपके, ये होते हैं 8। ठीक है, फिर नंबर थर्ड बात किसकी करूं, अगर चूर्णक की। ठीक है, अगर चूर्णक कितने हमने कहा था, ये भी 8 होते हैं। कौन कौन से, 1 2 इधर और 2 उधर, 1 2 3 4, फिर 5 6 और 7 और 8। ठीक है, ये हो गए। और फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके चूर्णक के बारे में। ठीक है, चूर्णक दांत टोटल कितने होते हैं, 4 नंबर के चूर्णक 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 12। ये होते हैं कितने, 8। ठीक है, 12 कहाँ पे होते हैं, देखिए 12 में 6 ऊपर और 6 नीचे। 6 कहाँ से, 1 2 3 इधर, फिर 4 5 6 और फिर इस साइड में भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 4 हो गए, 4 5 6 3 3 हो गए दोनों साइड। ठीक है, 3 3। ठीक है, तो ऊपर कितने हो गए, ऊपर के भी टोटल दांत 16 है, नीचे के भी कितने 16 है। टोटल मिलाकर टोटल कितने हो गए, 32 दांत होते हैं। ठीक है, तो क्या काम करते हैं आपके, देखो काम देख लीजिए। कर्तनक दांत क्या करते हैं, आपके भोजन को काटने के काम आते हैं। किसमें, भोजन को जब आप मुंह में खाते हो तो उसको काटने के लिए क्या काम करते हैं, कर्तनक दांत काम में आते हैं। रंध्रनक काम क्या करते हैं, भोजन को चीरने व फाड़ने, भोजन को चीरने व फाड़ने के काम में आते हैं। आप देखोगे कि जो रंध्रनक दांत है 4 है, उसके साइड वाले 2 दांत जो होते हैं तीखे होते हैं, जैसे शेर के होते हैं ना, शेर के जैसे तीखे होते हैं। ये मांस वगैरह जो खाते हैं उन जंतुओं में ज्यादा काम में आते हैं। मांस वगैरह जो कठोर भोजन है उसको चीर कर फाड़ने में काम में आते हैं। तो चीरने फाड़ने में कौन से दांत काम में आते हैं, रंध्रनक काम में आते हैं। और चूर्णक और अगर चूर्णक जो दांत है, चूर्णक और अगर चूर्णक जो है भोजन का चूरा बनाने या फिर भोजन को पीसने के काम में आते हैं। तो भोजन का एकदम पीस कर चूरा बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये आपके दांतों के बारे में हो गया। ठीक है, फिर देखो दांतों की संख्या, योग। यहाँ पर कर्तनक है, दांतों वाले निचले जबड़े में 4, ऊपर वाले जबड़े में 4, टोटल योग कितना हो गया, 8। चीरने फाड़ने वाले दांत
ठीक है। ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2, टोटल संख्या कितनी हो गई 4। चबाने में पीसने वाले दांत क्या हो गए, खतरनाक और रत्नक अलग अलग हो गए, टोटल ये हो गए, देखो टोटल कितने होते हैं 8 8 यानी 4 ये और 6 10 10, ठीक है। तो छीने वाले 10 ऊपर और 10 भी नीचे, टोटल कितने हो गए 20। तो 20 और 4 देखो 24, 24 और 8 32, ठीक है। आगे देखो बात करें दूध के दांत तथा स्तरी दांत। दूध के दांत, जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जो दांत आते हैं, सबसे पहले जो दांत आते हैं 5-6 महीने के बाद में, उन्हें क्या बोला जाता है, दूध के दांत बोला जाता है। और वो 10-12 वर्ष की आयु में, जब बच्चा 10-12 वर्ष की आयु में आता है तो उसके फिर ये दांत क्या होने लगते हैं, 10 या 12 वर्ष की आयु में आने लगता है, तब उसके दूध के दांत गिरने लगते हैं। और दूध के दांत गिरने के बाद जो वापस से जो दांत आते हैं उन दांतों को क्या कहा जाता है, स्थायी दांत कहा जाता है, ठीक है। 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, इन्हें दूध के 8 या किसी के 10 या किसी के 12 वर्ष की आयु तक गिरते हैं, ठीक है। दूध के दांत कहते हैं। और दूध के दांत के स्थान पर जो वापस नए दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं, जो आपके लास्ट तक यानी अंत तक रहते हैं। वो गिरने के बाद फिर वापस नहीं आएंगे, तो कभी गिरवाला मत। आगे देखो फिर क्या है, मंड पर लार का प्रभाव। कि मंड पर लार, जैसा भी मैंने कल बताया था कि आपका भोजन का पाचन, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भोजन का पाचन आपका कहाँ शुरू हो जाता है। मैंने कहा था आपके मुख के अंदर ही भोजन का पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है, मैंने कहा था मुख के अंदर क्या पाए जाते हैं, लार पाई जाती है। लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से, लार के 2 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। ये किसका पाचन करता है, स्टार्च का, स्टार्च मंड का, स्टार्च यानी मंड यानी स्टार्च, स्टार्च का पाचन करते हैं, ठीक है। ये जैसे ही इसके अंदर जाए, स्टार्च मुख के अंदर जाएगी, इसका पाचन करना शुरू कर देंगे। प्रभाव देखा है, किस प्रकार देख रहे हैं, उबला हुआ चावल ले लिया, उसमें जल और आयोडीन विलयन डाला। यानी जब आप स्टार्च पे क्या, उबला हुआ चावल, उसमें जब आयोडीन विलयन डालोगे, ये किसी चावल पे आयोडीन विलयन डालोगे, तो आयोडीन विलयन के डालने पर क्या होगा कि आपके उसका कलर क्या हो जाएगा, आपका हल्का हरा नीला कलर का, नीले कलर हो जाएगा, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। जैसे आलू है, आलू के अंदर स्टार्च होता है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि आलू के ऊपर आप यदि क्या डालोगे, आलू के ऊपर आप स्टार्च का आयोडीन विलयन डालोगे, तो आलू का कलर कैसा हो जाएगा, काला कलर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे, जीभ, बात करें जीभ के बारे में, तो जीभ क्या होती है, एक मांसपेशी अंग होता है। देखिए जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख कोशिका के अदर तरफ से, जो पीछे की ओर जो मुख कोशिका का पीछे वाला भाग है यहाँ से जुड़ी हुई रहती है। और जो मांसल भाग है ये चारों ओर घूम सकती है, जीभ जो है चारों ओर घूम सकती है। और क्या आपको जीभ के कार्य याद है, ये बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। जीभ एक तो बोलने के लिए काम में आती है, और साथ में भोजन के अंदर लार को मिक्स करने के लिए भी क्या काम आती है, जीभ काम में आती है। और जीभ पर क्या लगी होती है, स्वाद कलिकाएं लगी होती है, जिसके द्वारा हमें किसका पता चलता है, स्वाद का पता चलता है कि भोजन मीठा है, तीखा है, फीका है, कैसा है। चलिए बात करते हैं मिठाइयाँ और दंत क्षय के बारे में। देखो मिठाइयाँ और दंत क्षय के अंदर क्या होता है, देखो आप मिठाइयाँ खाते हो तो देखो ये जो आपके दांत है, ये आपका दांत है, ये दांत है, इन दांतों के बीच में आपने देखा होगा क्या होता है, गैप होता है, दांतों के बीच में गैप होता है, ठीक है। अब जब आप मीठा खाते हो तो ये मीठा का कुछ पदार्थ यहाँ पर कहाँ पर, ये दांतों के बीच में जमा हो जाता है या दांतों के बीच में फंस जाता है। कुछ मीठा पदार्थ दांतों के बीच में क्या हो जाता है, फंस जाता है। और दांतों के बीच में मीठा पदार्थ फंसने से क्या होगा, देखो कि यह मीठा पदार्थ फंस गया। अगर आपने ब्रश कर लिया, पूरे दांतों के अंदर का साफ कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने ब्रश नहीं किया है या फिर अच्छी तरह से मुंह की सफाई नहीं की है, तो ये मीठा पदार्थ यहाँ दांतों के बीच में फंसा रह जाता है। और यहाँ पर फिर क्या होगा, देखिए यहाँ फिर यहाँ पर आपके मुख के अंदर, जो मुख है उस मुख के अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। अब ये जीवाणु क्या करेंगे भाई, आपको भी क्या मीठा सिर्फ आपको ही पसंद है क्या, इन जीवाणु को भी क्या है, मीठा बहुत पसंद है। मुन्ने को क्या पसंद है, मुन्ने को लड्डू, मीठे लड्डू बहुत पसंद है। इसी प्रकार इन जीवाणु को भी जो है क्या पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। जीवाणु जीवाणु इनको भी क्या पसंद है, मीठा पसंद है। तो ये जीवाणु आपके दांतों के पास में जाएंगे और जहां पर ये मीठा भोजन फंसा है उसको जाकर के पुत्र के क्या करना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे। जब ये जीवाणु इन मीठे भोजन को यानी मिठाई को खाएंगे तो यहाँ पे कुछ बनाएंगे, खाएंगे तो वापस खाते हैं तो वापस शिष्ट कचरा भी तो बनेगा, ठीक है। तो इनको खाएंगे तो मिठाई को खा करके जीवाणु क्या बनाएंगे, यहाँ पर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं,
अम्ल, आप क्या कहते हो, एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हो। आप जानते हो अम्ल कितना खतरनाक होता है कि कुछ शानदार, जो ज्यादा ही शानदार अम्ल है खतरे वाला, अगर आपकी बॉडी भी गिर जाए तो आपकी स्किन को जला भी सकता है, खतरनाक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अम्ल बनता है बहुत ही तनु अम्ल बनता है, बहुत ही कम मात्रा में बनता है, लेकिन ये भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये क्या करते हैं, तो ये जो इनको भी ये मिठाई खाते हैं, मिठाई खाने के फलस्वरूप अम्ल बनाते हैं। तो अम्ल बनने से क्या होगा कि बहुत अम्ल बहुत कम मात्रा में बनता है, लेकिन जैसे कि आपका ये दांत है, दांत के ऊपर कैल्शियम के बने होते हैं। दांतों के ऊपर क्या होता है कि दांतों के ऊपर एक कैल्शियम की परत होती है, जिसे क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। एक कैल्शियम की परत चढ़ी होती है, इसे क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। ये अम्ल बनता है, इस अम्ल के द्वारा ये इनेमल की परत क्या होती है, नष्ट होती है। अभी मैं ये कह सकता हूँ अम्ल के द्वारा इनेमल की परत क्या होती है, खराब होती है। क्या होती है, ये इनेमल की परत खराब हो जाती है, और अम्ल के प्रभाव में इनेमल की परत धीरे धीरे टूटने लगती है, और धीरे धीरे टूट के पूरी इनेमल की परत क्या हो जाती है, हट जाती है, जिससे दांत क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस प्रकार देखो ये पूरा एकदम दांत पूरा सही है, लेकिन जब मिठाई खाई अम्ल का प्रभाव हुआ, धीरे धीरे आप चित्र में देख रहे हो कि ये इनेमल की परत क्या हो रही, हट गई है। और यहाँ पर देख लिया आपने कि ये इनेमल की परत काफी हट गई है। अब काफी हट गई है तो ये अंदर जो मुलायम या फिर जो कोमल अंग है दांत का, वो क्या होता है, उसके ऊपर से कटोर पर फट जाती है, दांत कमजोर होने लगते हैं। और दांत कमजोर होने के बाद में ये अंदर का दांत पूरा सड़ जाता है, अंदर गल जाता है, और दांत क्या हो जाता है, गिर जाता है, या फिर बहुत दर्द करने लगता है। इसको आपको बाद में मजबूरन आपको बाद में बाहर निकालना पड़ता है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दंत क्षय। क्षय का मतलब क्या होता है, हानि, यानी मिठाइयां खाने से अम्ल बनता है, और अम्ल की वजह से इनेमल की परत नष्ट हो जाती है, और इनेमल की परत का नष्ट होना क्या कहलाता है, दंत क्षय कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विधि तैयार कीजिए। चलिए हमने बात कर ली किसके बारे में, स्वादों के बारे में बात कर ली। ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की जीभ पर स्वाद कलिकाओं के विभिन्न क्षेत्र आपको बता रखे हैं। ठीक है, चलिए हाँ, अब बात करते हैं भोजन नली या ग्रास नली के बारे में। तो ये देखिए आपके जो मुख और मुख के पीछे जो ये आपकी गर्दन से लेकर के आपके आमाशय की तो ये नली होती है, जो डायग्राम में बता रहा कि ये क्या होती है, ग्रास नली होती है। क्या होती है, इसे ग्रास नली या ग्रशिका कहा जाता है। इसके द्वारा भोजन क्या करता है, गोलिकाओं के रूप में आगे कहाँ पर पहुंचाया जाता है, आपके आमाशय तक पहुंचाया जाता है। ग्रास नली ऊपर किसके द्वारा जुड़ी होती है, मुख गुहा से, ऊपर मुख गुहा से या ग्रसनी से जुड़ी होती है, ग्रसनी के द्वारा जुड़ी होती है, आगे आमाशय से जुड़ी रहती है, और बीच में ये जुड़ी, इसके द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है। इस ग्रासनी में जो भोजन क्या करता है, ये ग्रासनी सिकुड़ती रहती है, फूलती रहती है, सिकुड़ेगी फूलेगी, सिकुड़ेगी फूलेगी, और सिकुड़ने और फूलने की वजह से भोजन जो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में होता है आगे की ओर जाता है। और भोजन का इस प्रकार आगे की ओर जाना क्या कहलाता, कौन सी गति कहलाता है, कर्मानुकुंचन गति कहलाता है। कौन सी गति, तो भोजन का कर्मानुकुंचन गति कहलाता है। तो अगर पूछे कि ग्रशिका के अंदर भोजन कौन सी गति करता है, किसके अंदर, ग्रास नली, अगर पूछे कि ग्रास नली में भोजन कौन सी गति करके आगे बढ़ता है, तो भोजन कर्मानुकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। ग्रास नली फूलती और सिकुड़ती है तो भोजन आगे की ओर जाता है, इसे कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, बात करें आमाशय के अंदर और ग्रास नली की बात करते हैं, कितने मेरे 7 से 8 इंच जो होती है ये ग्रास नली लंबी होती है। ठीक है, आगे से आमाशय से जुड़ी हुई रहती है। बात करें आमाशय की, तो आमाशय देखिए एक थैलीनुमा संरचना होती है, आमाशय एक थैली होती है, थैलीनुमा संरचना, और आकार कैसा होता है, जे आकार की होती है। आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है और जे आकार की होती है। आमाशय क्या करता है, आपके भोजन को जो आप खाना खाते हो उस खाने को इकट्ठा कौन रखता है, आप उस खाने को आमाशय इकट्ठा रखता है। और आमाशय के अंदर जैसा कि मैंने बताया एक अम्ल बनता है, कौन सा अम्ल बनता है आपका आमाशय के अंदर, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये सारा भोजन आप जो खाते हो एक बार जाकर आमाशय के अंदर इकट्ठा होता है, फिर इसमें HCl मिक्स होता है, यानी आपका भोजन अम्लीय हो जाता है, और जिससे भोजन पाचन क्या होता है, आसानी से हो सकता है। ठीक है, और आर नली जब आप ज्यादा खाना खा ले तो ये थोड़ा धीरे धीरे फूलने लगती है। जब पेट भर जाता, पेट फूल के बाहर आ जाता है ना, तो ये थैली खाली रहती है, सिकुड़ी हुई रहती है। जैसे जैसे भोजन खाते हुए धीरे धीरे क्या होती है, फूलती है। ऊपर से ग्रास नली से जुड़ी हुई रहती है। आमाशय देखो ऊपर से तो किससे जुड़ा हुआ है, ग्रशिका या ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, और आगे किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ आगे शुद्रांत्र यानी छोटी आंत से जुड़ा हुआ
रहता है। कौन? आपका आमाशय। ठीक है, चलिए बता दिया मैंने। अम्लीय वातावरण बनाता है, पाचन रस क्रिया करने की सहायता मिलती है, पाचन जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थ में, और आमाशय की जो भित्ति है, आमाशय की जो भित्ति है इसके द्वारा भी एक अम्ल, एक रस बनाया जाता है। आमाशय की भित्ति के द्वारा भी क्या बनाया जाता है? रस बनाया जाता है। किसके लिए? भोजन के पाचन के लिए। तो आमाशय की भित्ति के द्वारा कौन सा रस बनाया जाता है? जठर रस बनाया जाता है। कौन सा रस? याद रखना कि आमाशय की भित्तियों के द्वारा भोजन के पाचन के लिए कौन सा रस बनाया जाता है? जठर रस बनाया जाता है। देखो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आप खाते समय अगर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको जैसे जानते हो कि ये ग्रस नली है, ग्रस नली से आ गई, एक तरफ तो है आपकी भोजन नली और एक तरफ कौन सी? आपकी श्वास नली। एक तरफ है भोजन नली और एक तरफ कौन सी है? श्वास नली। और यहाँ पर दो एक ढक्कन होता है, यहाँ पर एक क्या होता है? एक ढक्कन होता है। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन। यहाँ पर जो एक ढक्कन होता है इसे बोलते हैं घाटी ढक्कन। यहाँ पर इंग्लिश में इसी को बोला जाता है एपिग्लोटिस। क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये क्या करता है? जब आप भोजन खाते हो, इसे भोजन खा रहे हो, भोजन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपके इस श्वास नली को, जब भोजन करता है, भोजन का निवाला नीचे लेते हो, तो आप ये क्या करता है? इस श्वास नली को, ये ढक्कन श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन किस में जाए? भोजन नली में जाए। लेकिन जब आप बोलते हो तो यहाँ से हवा बाहर निकलती है, हवा अंदर से बाहर निकलती है, तो वो ढक्कन हट जाता है। तो अगर आप बोलना और खाना दोनों साथ में कर रहे हो तो हो सकता है आपका भोजन कहाँ पर चला जाए? इस श्वास नली के अंदर, ये घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस हट जाए और भोजन आपका श्वास नली के अंदर चला जाए। और श्वास नली इतनी संवेदनशील होती है कि भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा जो आपकी आंख में रह सकता है लेकिन श्वास नली में नहीं रह सकता, इतना छोटा सा टुकड़ा भी आप ये भोजन नली क्या नहीं करती? बर्दाश्त नहीं करती। जैसे ही छोटा सा टुकड़ा आपकी श्वास नली में जाता है, आप जानते हो श्वास नली अंदर से एकदम जोर से हवा बाहर की तरफ फेंकती है, जिसे आप कभी कहते हो खाते समय एकदम जोर से खांसी आती है या खराश होती है, ठीक है, जिसे आप मारवाड़ी में बोलते हो अलून जाना। ठीक है, अलून जाना बोलते हो। ठीक है, वो किसकी वजह से? खाते खाते बात करते हो तो भोजन श्वास नली में चला जाता है और उसको बाहर निकालने के लिए फिर अंदर से जोर से हवा बाहर फेंकी जाती है, जिसे ही आप कहते हो जल्दी जल्दी खाते हो तो एकदम से आपको खांसी उठती है या फिर हिचकी आती है। ठीक है, इसलिए खाते समय क्या नहीं करनी चाहिए? बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा टुकड़ा खाते हो तो फिर भी खांसी आकर बाहर आ जाता है, लेकिन कभी बड़ा टुकड़ा खा लिया आपने और श्वास नली के अंदर फंस गया तो जय राम जी की। ठीक है, इसलिए खाते समय क्या नहीं करनी चाहिए? बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए, मांस संरचना वालों का कार्य करती है, जो श्वास नली को क्या कर देती है? ढक लेती है। इस घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस की बात करें, या जो ढक्कन होता है इसे क्या बोलते हैं? घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। बात करें शुद्रांतर की, शुद्रांतर की 7.5 मीटर या लगभग 7 से 8 मीटर लिख सकते हैं। कितना मीटर की? छोटी आंत जो होती है आपकी 7 से 8 मीटर लंबी नली होती है। इस शुद्रांतर के अंदर क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि आपके जो यकृत और अग्नाशय हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये डायग्राम कि आपका जो यकृत हो, ये तो क्या हो गया? ये यकृत है, ठीक है, और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय, ये पूरा यकृत हो गया। ठीक है, ये अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा जो रस बनाया जाए भोजन के पाचन के लिए, यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। ठीक है, ये जो रस बनाए जाते हैं ये पर कहाँ पर छोड़े जाते हैं? आपकी जैसे हमने डायग्राम से देखा था, छोटी आंत के अंदर छोड़े जाते हैं। ठीक है, और छोटी आंत के अंदर भोजन का क्या होता है? पाचन हो जाता है। अगर पूछे तो अग्नाशय के द्वारा छोड़े गए रस को क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं। और यकृत के द्वारा बनाए गए रस को क्या बोला जाता है? पित्त रस बोला जाता है। और ये पित्त रस बनाए तो यकृत के द्वारा जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये इकट्ठा कहाँ पर रहता है? पित्ताशय। एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैलीनुमा संरचना, यकृत के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसे पित्ताशय कहते हैं। इस पित्ताशय के अंदर क्या रहता है? पित्त रस एकत्रित रहता है, लेकिन बनाया किसके द्वारा जाता है? यकृत के द्वारा बनाया जाता है। अग्नाशय के द्वारा जो बनाया जाता है उसे अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आपके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लीवर। ठीक है, यकृत या लीवर आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय रस और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस बनाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर पाचन में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा, वसा अम्ल, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो उसे क्या बन जाती है? ग्लूकोज बन जाती है। वसा, और वसा से क्या बन जाता है? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बन जाता है। और प्रोटीन से एमिनो अम्ल बन जाते हैं। जब भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो है ये जटिल पदार्थ हैं, इनके पाचन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा कि आपकी कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज बन जाएगी, वसा से वसा अम्ल और क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल बन जाएगा, और प्रोटीन से एमिनो अम्ल बन जाते हैं। ठीक है, चलिए
एक बात यहाँ पर लिखी है, देखो यहाँ पर देखिए कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य परिणाम, आमाशय कैसे काम करता है, इसका कार्य एक विलक्षण घटना के द्वारा पता चला कि 1882 में एलेक्सिस मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लगने के कारण पूरी तरह घायल हो गया। गोली वक्स यानी क्षतिग्रस्त हो गया, पेट क्षतिग्रस्त, वक्स यानी छाती, ठीक है। आमाशय में एक छिद्र हो गया, उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वे आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसे कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी वृत्ति तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता है। उसने ये भी देखा कि आमाशय शुद्धांतर में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, ठीक है। उसने परीक्षण किए, यानी गोली लगी आदमी को, उसके पास डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो उसे वो ठीक करा था, उसके अंदर फाड़ के देखा तो उसमें अंदर भोजन का उस मंथन कर रहा था, ठीक है। तो फिर उसने कई सारे परीक्षण किए और फिर पता लगाया कि आमाशय किस प्रकार भोजन का पाचन करता है। आगे देखिए शुद्रांत्र में अवशोषण, और शुद्रांत्र में क्या होता है, शुद्रांत्र में है छोटे छोटे, देखो इस शुद्रांत्र के अंदर भोजन का पाचन, रस मिल जाए तो भोजन का पाचन हो जाता है। शुद्रांत्र के अंदर क्या इस प्रकार की बाल के समान, हेयर के समान, हेयर पिन के समान या कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या बोला, ये शुद्रांत्र है। शुद्रांत्र में कुछ इस प्रकार की रचनाएं होती हैं, इन्हीं रचनाओं को क्या बोला जाता है, रसांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रसांकुर, या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है, दीर्घ रोम। रसांकुर या इन्हें दीर्घ रोम बोला जाता है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो इन रसांकुरों के द्वारा पाचित भोजन का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। रसांकुरों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पाचित भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। और यहाँ पर देखो क्या होता है कि इन छोटी आंत से, इस छोटी आंत की कोशिकाओं के बाद यहाँ पर क्या होता है, रक्त नलिकाओं का क्या बिछा रहता है, जाल। यहाँ पर रक्त नलिकाओं में जाल बिछा रहेगा, तो भोजन जो पाचित भोजन जो है रसांकुरों के द्वारा अवशिष्ट होकर किसके अंदर मिला दिया जाता है, ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है। और ब्लड के द्वारा ये भोजन जो है शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो रसांकुर क्या होता है, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और पाचन करना किसे कहते हैं कि भोजन के जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तो और कोई चीज है नहीं, ठीक है। आगे चलिए बृहदांत्र। बृहदांत्र देखो कितने मीटर लंबी, 1.5 मीटर लंबी या लगभग 2 मीटर लंबी भी हो सकती है, 2 से 1.5 या 2 मीटर लंबी होती हैं। और बृहदांत्र मैंने कहा था कि पाचन, भोजन का पाचन शुद्धांत्र में हो जाता है, भोजन का अवशोषण भी शुद्धांत्र में हो जाता है, लेकिन 2 चीजों का अवशोषण जो है शुद्धांत्र में नहीं होता। कौन कौन सी 2 चीजें हैं, एक तो आपकी कौन सी हो गई, एक तो आपका खनिज लवण और जल। इन दोनों का अवशोषण जो शुद्धांत्र छोटी आंत के अंदर नहीं होता। खनिज लवण और जल का अवशोषण कहाँ पर किया जाता है, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत के अंतर्गत किया जाता है। तो बड़ी आंत में खनिज लवण और जल का अवशोषण कर लिया जाता है। पीछे जो कचरा बचा है उस कचरे को आगे मलाशय के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर उस कचरे को समय समय पर, फिर उस कचरे को जो है समय समय पर आपके मलाशय या मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और फिर उस कचरे को समय समय पर गुद्दादार के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चलिए आज के लिए चैप्टर इतना ही काफी है। आगे हम जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन पढ़ेंगे, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, और फिर अमीबा के बारे में, अमीबा में समरण है पाचन, अमीबा के अंदर पाचन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। अभी आप कुछ होमवर्क देख लीजिए। जैसा कि आपने देखा, आपने क्या सीखा तो कर लिया था, और अब देख लीजिए आपके रिक्त स्थान देख लीजिए, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, चलिए मानव पोषण के मुख्य चरण। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से भाई, मानव पोषण के मुख्य चरणों में आप क्या लिखोगे, पहले तो हम भोजन को खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर क्या करते हैं उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो मानव पोषण के मुख्य चरण पहला तो हो गया अंतर्ग्रहण, भोजन का क्या अंतर्ग्रहण, ठीक है। फिर उसका चबाना या पीसना लिख सकते हैं, चबाना मानव पोषण के मुख्य चरण। फिर इसको चबाया, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद में चबाया जाता है, चबाने के बाद में उसका पाचन होता है, पाचन के बाद में उसका क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, पाचन के बाद उसका क्या रहता है, पोषण के मुख्य चरण, पाचन के बाद में उसका अवशोषण किया जाता है, और अवशोषण के बाद में उसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उपयोग के फलस्वरूप क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गए मानव पोषण के मुख्य चरण। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, यकृत, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है, यकृत जो है आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
एवं का स्राव होता है, एवं जठर रस, किसका, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जठर रस का स्राव किसके द्वारा, आमाशय के द्वारा होता है। शुद्रांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, अंगुली के समान जो प्रवर्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। अभी पढ़ा था रसांकुर या दीर्घरोम, ठीक है। फिर अमीबा अपने भोजन का पाचन है खाद्य धानी में, ये कल पढ़ेंगे, कहाँ पर, खाद्य धानी में करता है। फिर सत्य और असत्य को चिन्हित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, स्टार्च का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है क्या, रॉन्ग। स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, आपके मुख से ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। अगला, जीभ लाला ग्रंथियों को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, सही है। जीभ जो है आपकी लार को भोजन के साथ में मिक्स करने में मदद करती है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, हाँ पित्ताशय में पित्त रस जो है अस्थायी रूप से भंडारित होता है, कुछ देर के लिए इकट्ठा होता है, फिर आगे छोटी आंत में भेज दिया जाता है। फिर अगला है, रूमिनेट निकली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाता है। ये कल पढ़ेंगे, घास खाने वाले जंतु हैं, एक बार घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं फिर वापस मुंह में लाकर उसको चबाते हैं, ये कल बात करेंगे, ये भी सही है। चलिए, तो आप ये दो प्रश्न आप होमवर्क में कर लीजिएगा। आगे का चैप्टर और आपके क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।